हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान के क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे सारे राजन सीरीज हैं, ठीक है। ये सीरीज है, ये खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे सीरीज हैं, ठीक है। और ये सारे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे गए क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है मैंने। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बनी रहेगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि आप सबको पता है कि पीएनपी जो है क्वेश्चन बदलते नहीं, क्वेश्चन यहीं से रिपीट करेगी, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दे रहा है कि हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण साहित्यिक काव्य क्या है। तो आपके महत्वपूर्ण काव्य अगर पूछेगा तो आपके रामचरितमानस जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? तो आपके तुलसीदास जी ने लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए, ठीक है। स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है, आप लोग बताइए। तो स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण से किसी रुकावट का अनुभव नहीं होता है। व्यंजन वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में आपके रुकावट होती है। जैसे स्वर क्या होता है, अ आ इ, व्यंजन क ख ग, क्या हो जाएगा? जो आपका स्वर होता है अ आ इ ई, ये सारे आपके स्वर हो जाएंगे। और व्यंजन क्या होते हैं? और देखिए, बिना आपके स्वर के व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपके व्यंजन का जो है ना, बहुत आपके जो स्वर है, स्वर का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अ आ इ ई, ये सारे स्वर आ जाएंगे। और क ख ग घ घ जितने भी होंगे ये सारे आपके व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शब्द की परिभाषा दीजिए। शब्द की परिभाषा क्या होता है? तो शब्द भाषा का मूल तत्व माना जाता है जिससे किसी के विचार, भावना या वस्तु का बोध हो। यह ध्वनि, रूप और अर्थ से मिलकर बनता है। शब्द क्या होता है? तो शब्द भाषा का वह मूल तत्व होता है जिससे किसी विचार, भावना या वस्तु का बोध होता है। यह ध्वनि, रूप और अर्थ से मिलकर बनता है। एक एक टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या आप लोग को सबको पता है। 1 नंबर ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, एक आप लोग बताइए कि आपका जो अंग और अह वर्ण क्या होता है? आप लोग को पता है अंग और अह वर्ण जो होता है, अह वर्ण जो होता है ना, ये होता है आपके अयोग वाह। क्या कहलाएगा? ये आपके डीएलएड का पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 का है, तभी बोल रहे हैं अयोग वाह, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, ये अयोग वाह है, ठीक है। अंग और अह आपका अयोग वाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि पद्य और गद्य में कौन सा साहित्य अधिक लयबद्ध होता है? तो पद्य साहित्य अधिक लयबद्ध होता है। पद्य जो होता है अधिक लयबद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा है कि हिंदी के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हिंदी के प्रमुख अंग आपके उच्चारण में शब्द, वाक्य और लेखन आ जाते हैं। क्या आते हैं? शब्द, वाक्य और लेखन। ये एक एक नंबर के लिए आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग को पता है काव्य जो होता है एक होता है, काव्य जो होता है, काव्य आपके एक होता है दृश्य और एक होता है आपका श्रव्य। क्या हो जाएगा? श्रव्य काव्य। ये 2 भागों में काव्य क्या होता है? तो काव्य आपका 2 भागों में बांटा होता है। पद्य क्या होता है? तो पद्य और गद्य जो होता है, पद्य जो साहित्य होता है इसमें अधिक लयबद्ध होता है। हिंदी के प्रमुख कितने अंग होते हैं? तो उच्चारण, शब्द, वाक्य और लेखन। हिंदी भाषा अक्षर की परिभाषा क्या होती है, ये भी देख लीजिए। अक्षर वह ध्वनि होती है जिससे बोलने में एक स्थिरता या रुकावट नहीं होता है, वह होता है आपका अक्षर। क्या होता है? अक्षर वह ध्वनि है जिसमें बोलने की एक भी स्थिरता ना हो। अगर आप लोगों से एक चीज़ पूछे कि जातिवाचक, अच्छा देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन बहुत इस पे पर्यायवाची पे पूछेगा। पर्यायवाची जो होता है उस पे विलोम, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के डीएलएड में आए हुए क्वेश्चन है। अगर मरकट का पर्यायवाची पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? मरकट का पर्यायवाची होता है बंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा? बंदर। अगर आप लोगों से पूछे कि चौराहा शब्द में कौन सा आपके समास है, तो चौराहा शब्द में आपके वेट। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं वैसे इसलिए प्रोवाइड करा है कि सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। जो याद आ रहा है आप लोगों को बता दे रही हूँ। चौराहा शब्द जो होता है ना, चौराहा शब्द में आपके, चौराहा में आपके क्या है? द्विगु समास है। क्या है?
ये सारे आपके डीएलएड के क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अपने ओर से बनावटी नहीं आप लोग को प्रोवाइड कराना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, संगठनात्मक दृष्टिकोण से भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में संप्रेषण क्षमता, विचारों को स्पष्टता से प्रस्तुतिकरण और विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना होता है। अब नेक्स्ट है कि समय का हिंदी अर्थ में क्या होता है। समय का अर्थ होता है क्षण, अवधि या उस समय का बोध हो जिससे किसी घटना या कार्य के लिए निर्धारित किया गया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी और कविता में कौन सा साहित्यिक रूप अधिक भावनात्मक होता है। तो जो आपका कविता होता है ना, कविता अधिक भावनात्मक होती है क्योंकि इसमें भावनाओं का गहरा चित्रण होता है। और अगर एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोगों से आपका जो बच्चा है आपके कविता के माध्यम से, खेल के माध्यम से, आपका बच्चा जो है चित्रात्मक माध्यम से, ये आपके डीएलएड में पूछा जाएगा, ज़रूर क्वेश्चन बन करके आता है कि बच्चे जो हैं आपके कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, चित्रात्मक जितने भी कार्य होते हैं खेल के माध्यम से बच्चे सारे सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या होता है, तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा दीजिए। तो संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति का, स्थान का, आपके वस्तु या विचार का नाम बताता हो। जैसे मान लीजिए आपके प्राणी में आपके कौन आ जाएंगे, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जो भी मतलब व्यक्ति हो जाएगा, राम, कृष्ण, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कोई भी नाम ले लीजिए, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, व्यक्ति में आ जाएंगे। स्थान में क्या आ जाएगा, मान लीजिए कोई भी मैदान है, ताजमहल है, चाहे मुंबई, विद्यालय, घर, जितना भी आप लोग को वर्ड मिले वो सारे आपके स्थान हो जाएंगे, ठीक है। वस्तु में क्या आएंगे, तो आपके वस्तु में आ जाएंगे, मान लीजिए पुस्तक हुआ, मेज हुआ, कुर्सी हुआ, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, आपके वस्तु में आ जाएंगे। और एक होता है आपके विचार, जो भाव होता है, भाव में क्या आएगा, तो कड़वाहट, साहस, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, संज्ञा के। कड़वाहट मान लीजिए आपके आ जाएगा, साहस आ जाएगा, पराक्रम, धैर्य, बुढ़ापा, बचपन, ये जितने भी आपके जितने भी भावनात्मक चीज़ होंगे वो सारे आपके विचार में आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे आपके। अब यहाँ पे दे रहा है कि हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि आपकी देवनागरी लिपि है, ठीक है। हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि देवनागरी लिपि। हिंदी साहित्य के श्रृंगारी काव्य के उदाहरण दीजिए। तो श्रृंगारी काव्य, कृष्ण काव्य और कृतिका जो है श्रृंगारी काव्य का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड में 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगारी काव्य का उदाहरण दीजिए। तो कृष्ण और गीतिका श्रृंगारी काव्य के उदाहरण हैं। अलंकार क्या होता है, तो अलंकार वह काव्य है जो भी किसी भी विचार या शब्द के सौंदर्य को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए आपका रूपक हुआ, अनुप्रास हुआ, इत्यादि सारे आपके अलंकार हो जाएंगे। एक दिन आप लोगों को बहुविकल्पीय जो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो भी आपको सारे क्वेश्चन ये परिभाषा सहित आपको प्रोवाइड करा देंगे। टाइम थोड़ा इशू वजह के पूरा परिभाषा आप लोग को यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यहाँ दीजिए, वाक्य का परिभाषा क्या होता है। तो वाक्य एक पूर्ण विचार या भाव व्यक्त करने वाली शब्दों की संज्ञा होती है। जैसे कि स्कूल में जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये वाक्य हो गया। वाक्य एक पूर्ण विचार होता है या भाव व्यक्त करने वाली शब्दों की संज्ञा मानी जाती है। जैसे कि आपका मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार कौन है। तो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों में से विजय तेंदुलकर, काशीनाथ और श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन कौन है हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार, आपके विजय तेंदुलकर, काशीनाथ और श्रीलाल शुक्ल। ये भी आपके 2020 का क्वेश्चन है। कितने, 2020 के क्वेश्चन है, ठीक है। ये हिंदी के। फिर बोल रहा है आप लोगों से कि हिंदी में समास का महत्व क्या होता है। तो हिंदी में समास जो होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने गए शब्द को कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपकी राजधानी हो गई। अच्छा, आप लोगों से पूछे कि समास होते कितने प्रकार के हैं। तो समास जो होते हैं 6 प्रकार के। वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन होते हैं। तो एक होता है आपका कर्माधारय समास, कर्माधारय समास, कर्माधारय समास। एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, और एक होता है आपका बहुव्रीहि समास। एक होता है आपका तत्पुरुष समास, स्पेस नहीं है, ठीक है। एक होता है आप लोग का द्विगु। एक होता है आपका द्वंद्व।
ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। अगर आपसे डीएलएड में पूछे तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना कितने समास कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। वृत्त और छंद में अंतर बताइए। तो वृत्त और छंद जो होते हैं, तो वृत्त जो होता है कविता की लय या मीटर होती है। छंद जो होता है कविता के विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके त्रिभंगी छंद और मंदाकिनी छंद। अगर आपसे आप लोगों से पूछे कि कविता और आपके वृत्त और छंद में अंतर क्या है, तो आप लोग बता ले जाएंगे ना कि कविता की लय या मीटर होती है, और छंद जो होता है कविता के विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है। कवि सूरदास के प्रमुख काव्य के नाम बताइए। तो कवि सूरदास की कविता के नाम आपके प्रमुख काव्य जो है, एक सूरसागर है, सूर सरावली। इनके वैसे तो बहुत काव्य हैं, इनके सूर सरावली भी इन्हीं की काव्य है, ठीक है। सूर सरावली आपकी इनकी काव्य है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा आपकी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और वस्तुवाचक। व्यक्तिवाचक में कोई भी व्यक्ति, राम, नाम, जितने भी आपके नाम आ जाएंगे। जातिवाचक में जाति का बोध कराएगा। भाववाचक में आपके विचारों की आपकी, और वस्तु में आपके कापी पेन जो भी आपके वस्तु की बोध कराता है। तो संज्ञा आपके कितने 4 प्रकार के होते हैं। व्याकरण का क्या महत्व होता है, आप ये भी देख लीजिए। तो व्याकरण का महत्व इसलिए यह है कि भाषा के सही प्रयोग और संरचना को निर्धारित करता है, जिससे संप्रेषण सटीक और प्रभावी होता है। समास में बहुव्रीहि का उदाहरण दीजिए। तो समास जो होता है, बहुव्रीहि का उदाहरण जो होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया उत्पन्न अर्थ करे, तो क्या होता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास। जैसे आपका पंख, पंखी, पंखों वाला पक्षी, ये आपके बहुव्रीहि का उदाहरण है। अगर आपसे तत्पुरुष का पूछे, तो ये तत्पुरुष समास जो होता है ना, उसमें समास में प्रथम शब्द जो होता है ना, गौण होता है। क्या होता है उसमें? प्रथम शब्द गौण होगा, शब्द आपका गौण होता है। वेट, यहाँ पे मेरी, अगर आपसे तत्पुरुष में पूछेगा ना, तो इसमें प्रथम, देखिए हम वैसे ही बता रहे हैं आप लोग को, प्रथम शब्द क्या होगा? गौण होगा। शब्द तत्पुरुष में क्या होता है? गौण होता है। और आपका दूसरा पद जो होता है आपका प्रधान होता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए आप लोग, मान लीजिए उसमें सद्बुद्धि होगा, कलाकार, संख्यावाचक, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे? आर्यपुत्र, स्वाधीन, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? आपके तत्पुरुष समाज के उदाहरण। अगर आपसे पूछे अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी समास जो होता है ना, उसमें क्या होता है? प्रथम शब्द प्रधान होगा। कितना? प्रथम शब्द आपका प्रधान होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग समझ लीजिए, प्रतिदिन, भर पेट, ये सारे आपके भर, प्रति, आप लोग को ये प्रथम पद इसमें प्रधान लग रहा है ना, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। अगर आपसे द्विगु समास के उदाहरण पूछ रहा है, तो इसमें जो होता है ना, द्विगु समास में इसमें पूर्व पद जो होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को बता रहे हैं। इसमें पूर्व पद आप लोगों को संख्या जैसे मान लीजिए, संख्यावाचक कैसे पता चलेगा? रुक जाइए, बता रहे हैं। संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक, और आपका उत्तर पद जो होता है ना, वेट, उत्तर पद आपका मुख्य होगा, ठीक है। इसमें कैसे आप लोग को पता चलेगा? मान लीजिए अगर पंचमुखी, खटखोण, चतुर्भुज, ये सारे जो होते हैं उदाहरण आपके किसके होते हैं? तो ये आपके द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। अगर द्वंद्व समास के पूछे, तो द्वंद्व समास बहुत ईजी आप लोगों को, कहीं भी देखे ना, माता, पिता, पिता, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास के। इसमें समास में जो पूर्व पद होता है ना, पूर्व पद, इसमें पूर्व पद आपके, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक समान होते हैं। मतलब माता और पिता जैसे आप लोग दोनों समान होंगे, ठीक है, दोनों समान होंगे, ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग। जैसे माता पिता हुआ, जीवन, ये सारे आपके क्या एक ही जैसे हुए हैं ना, इन दोनों का आपका उदाहरण आपका समान है ना, तो इसलिए इन दोनों पद इनके प्रधान होते हैं। और आप लोगों का कर्मधारय क्या होगा? तो कर्मधारय का तो बहुत ईजी, कर्मधारय समास जो होता है, प्रथम पद इसमें विशेषण होगा, द्वितीय पद इसका विशेष होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग समझ लीजिए, इसमें क्या होता है? इसमें मृगनयनी, मान लीजिए मृगनयनी। अगर एक एक टॉपिक में आप लोगों से पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। मृगनयनी हो जाएगा आप लोगों का सर्वगुण संपन्न, गुणवान, सूर्यमुखी, सारे आपके क्या हो जाएंगे? कर्मधारय के गुणवान,
ये स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आप लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर एक नंबर में भी पूछेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, व्यक्ति और वस्तु में अंतर क्या बताइए। तो व्यक्ति जो होता है जिसे हम पहचान सकते हैं, जैसे नाम से राम हुआ, कृष्ण हुआ, राधा हुई, श्याम, जो भी आपको नाम प्रिय लगे आप लोग नाम समझ सकते हैं। और वस्तु, चाहे मान लीजिए वस्तु क्या होता है, पुस्तक हो गया है, कापी हुआ, पेन हुआ, ये जितने भी आपके गाड़ी हुआ, मान लीजिए कोई भी वस्तु ले लीजिए तो वो आपके क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। वर्ण का उदाहरण दीजिए, तो वर्ण वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके बोलने में काम आती है, जैसे कि क, ख, ग, घ। अगर अच्छा एक और चीज़ आप लोग देखिए, अगर आगे आ ही गया तो आप लोग इतना समझ लीजिए। अगर आप लोगों से पूछे कि स्वर कितने प्रकार के, आपके वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण आपके होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कितने होते हैं? एक होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। आपकी स्वरों की संख्या कितनी होती हैं? तो स्वरों की संख्या आपकी 11 होती हैं। और आपके जो इसमें कौन कौन स्वर, और उसके बाद अगर आप लोगों से कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, व्यंजन आपके वे वर्ण होंगे जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके। मान लीजिए क, ख, ग, घ बिना आपके स्वर के आप लोग बोल लेंगे। स्वर में जो आता है अ, आ, ई, ये सारे आएंगे। क्या आएंगे? अ, आ, ई, उ, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे? स्वर व्यंजन में। और व्यंजन जो होता है, व्यंजन आपकी स्वर की सहायता से ही बोला जा सकता है, ठीक है। तो व्यंजन में और स्वर में बहुत डिफरेंस होता है। और आपकी व्यंजन होती कितनी है? तो व्यंजन जो आपकी होती हैं कुल मिला के